बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं मौर्यकाल। और कल की वीडियो में हमने मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक अवस्था को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, वह कुशल प्रशासक थे। मौर्यकालीन प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, इनसे हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहला है मंत्री परिषद। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सम्राट को सहयोग और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट अशोक साम्राज्य का सर्वेसर्वा था, फिर भी सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद बनी हुई थी। सम्राट अशोक की मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते समय वह देख लेता था कि वे दृढ़ चरित्र, उच्च नैतिकता तथा धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं। मंत्री परिषद की जो कार्रवाई थी वह गुप्त रखी जाती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। दूसरे नंबर पे है मंत्रिण। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य सम्राट इन मंत्रियों के सहयोग एवं सलाह से शासन का संचालन करता था। प्रत्येक मंत्री को 46,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंत्रिण का जो पद है वह मंत्री परिषद के सदस्यों से ऊंचा था। अब है केंद्रीय शासन के विभाग। चंद्रगुप्त ने शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन को कई विभागों में बांट दिया था। जो विभाग कहलाते थे तीर्थ, ये विभाग तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या थी 18। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख अधिकारी ही मंत्री परिषद के सभी सदस्य रहे होंगे और इन्हीं में से मंत्रिण भी नियुक्त किए जाते थे। राज्य के उच्च पदाधिकारियों के लिए जो शब्द आता था वह था अमात्य। राज्य के जो उच्च पदाधिकारी थे वह अमात्य कहलाते थे। अब है पुलिस तथा गुप्तचर प्रबंध। मौर्य काल में राज्य में शांति बनाने के लिए पुलिस की व्यवस्था थी। पुलिस का काम यह देखना था कि लोग राज्य के बनाए नियमों या कानूनों को भंग तो नहीं कर रहे, और जो लोग नियम और कानूनों के अनुसार कार्य नहीं करते थे या उनको तोड़ते थे तो उन्हें पकड़कर दंड दिया जाता था। इनके अतिरिक्त गुप्त रीति से किए गए अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्तचर थे। चंद्रगुप्त ने गुप्तचरों की आवश्यकता को समझा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुप्तचर विभाग 2 विभागों में बटा हुआ था, संस्था और संचारा। संस्था विभाग के जो गुप्तचर थे वो एक ही स्थान पर रह करके इधर उधर घूम करके स्थानीय बातों की सूचना सम्राट को दिया करते थे, और संचार विभाग के जो गुप्तचर थे वह हमेशा भ्रमण किया करते थे तथा दूर दूर की बातों का पता लगाकर सम्राट को उनकी सूचना दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी थी। इसके अलावा है सेना का प्रबंध। चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए एक विशाल सुसंगठित सेना की आवश्यकता को समझता था। उसकी चतुरंगिनी सेना में पैदल, रथ, घोड़े और हाथी थे। उसकी सेना में 6 लाख पैदल, 130
6 लाख तो पैदल और 36,000 गजारोही तथा 24,000 रथ सैनिक और इसके अलावा घुड़सवार सैनिक भी थे। सम्राट स्वयं ही सेना का प्रधान सेनापति होता था तथा युद्ध के समय वह स्वयं सेना का संचालन करता था। चंद्रगुप्त के पास जल सेना भी थी। इस संपूर्ण सेना के प्रबंध के लिए 30 सदस्यों का एक सैनिक मंडल भी था। 6 समितियां सेना की व्यवस्था करती थी। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। 4 विभाग सेना की व्यवस्था अलग अलग देखते थे। एक विभाग जल सेना का भी प्रबंध करता था तथा एक विभाग सेना को सामग्री और रसद की व्यवस्था भी करता था। घायल और रोगी सैनिकों की देखभाल के लिए एक चिकित्सा विभाग भी था। इसके बाद है अध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। वे राज्य की दूसरी सेना के पदाधिकारी थे। स्ट्रेबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारा है। प्रत्येक विभाग का प्रमुख अधिकारी विभागाध्यक्ष होता था। ये विभागाध्यक्ष एक मंत्री के अधीन कार्य करते थे। एक मंत्री के पास एक से अधिक विभाग हो सकते थे। इसके बाद आता है केंद्रीय शासन। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित थी। साम्राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सर्वोच्च शक्तियां सम्राट में निहित थी। तीनों ही क्षेत्रों में सम्राट का निर्णय अंतिम होता था। इस प्रकार सम्राट ही शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। अपनी प्रजा के सर्वाधिक कल्याण और शासन के सुचारुपूर्ण संचालन के लिए पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अपने सैनिक विभाग का भी प्रधान था और अपनी सेना के संगठन की व्यवस्था स्वयं करता था। इसके बाद है मौर्यकालीन पदाधिकारी। उसके समय में अग्रमात्र सम्राट का मुख्यमंत्री और सहायक होता था। प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष महामात्र कहलाते थे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था उसका नाम था राजुक। जो प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी होता था। राज्य के आय व्यय की देखभाल करने वाले अधिकारी को युक्त कहा जाता था। अंतः जो महामात्र होता था वह सीमांत प्रदेशों के उच्च अधिकारी होते थे। धर्म महामात्र धर्म की देखरेख और दीन दुखियों की सहायता करते थे। प्रादेशिक जिले के प्रमुख अधिकारी होते थे। नगर का प्रधान न्यायिक अधिकारी और न्यायाधीश होता था। इसके बाद है राज्य के आय व्यय के साधन। राज्य की आय व्यय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग और 1/4 भाग होता था। भूमि कर के अतिरिक्त वनों, खानों, आयात निर्यात कर, व्यापारिक कर, बिक्री कर, नमक, शराब, अस्त्र शस्त्र, मुद्रा, न्यायालय शुल्क, जुर्माने आदि भी आय के प्रमुख साधन थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों पर कर लगाया जाता था, जैसे शराब कर है, नमक बनाने वालों पर कर है, घी तेल के व्यवसायियों पर कर है, शिल्पियों पर कर है, आदि राज्य की आय के साधन थे। राज्य की आय को राज्य के कर्मचारियों के वेतन, सेना, शिक्षा, दान कार्यों, सार्वजनिक हित के कार्यों, यातायात और राज परिवार आदि पर खर्च किया जाता था। इसके बाद है न्याय प्रबंध। चंद्रगुप्त ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से उच्च कोटि के न्याय प्रबंध का प्रबंध किया, उच्च कोटि की न्याय व्यवस्था का प्रबंध किया। गांवों में न्याय का काम
आजकल की भांति ग्राम पंचायतों की तरह ग्राम सभाओं द्वारा होता था। 100 गांवों, 400 गांवों और 800 गांवों के लिए न्यायालय थे। एक पूरे जनपद के न्यायालय को जनपद संधि कहा जाता था, जिसका न्यायाधीश राजुक कहलाता था। सभी न्यायालयों में अलग अलग न्यायाधीश होते थे। आजकल की भांति उस समय भी दीवानी और फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए अलग अलग न्यायालय थे। धर्मस्तरीय न्यायालयों में दीवानी के मामलों का निर्णय किया जाता था। कंटक शोधक न्यायालय में फौजदारी के मामलों का निर्णय किया जाता था। धर्मस्तरीय और कंटक शोधक ये दो तरह के न्यायालय थे। धर्मस्तरीय जो न्यायालय थे उनमें दीवानी के मामलों का निर्णय किया जाता था और कंटक शोधक न्यायालयों में फौजदारी के मामलों का निर्णय किया जाता था। अशोक ने प्रेम और सहानुभूति का मार्ग अपनाकर दंड विधान की कठोरता को कम कर दिया। तो ये था मौर्यकालीन प्रशासन। कल हमने पढ़ा था मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन, आज हमने पढ़ा मौर्यकालीन प्रशासन।